इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कौन सा चैप्टर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली हम बात करें कि हमें पढ़ना क्या है, तो हमें इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ेंगे जब चार्ज हमारा रेस्ट पर होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब जब हमारा चार्ज रेस्ट पर होगा तब हम उसकी स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें स्टार्ट करते हैं चार्ज। कुछ बेसिक पॉइंट, छोटी छोटी बातें जो आपको पहले से ही पता है, अपने 10th क्लास में पढ़ चुका है। ठीक है, चार्ज की बात करें कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं, तो चार्ज 2 टाइप्स का होगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। चार्ज 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रल चार्ज नहीं है, न्यूट्रल चार्ज नहीं है। एक बॉडी न्यूट्रल हो सकती है, एक पार्टिकल न्यूट्रल हो सकता है। कब न्यूट्रल होगा? कोई बॉडी न्यूट्रल कब होगी? जब उस पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में हो। जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल हो, सेम हो, तब वो बॉडी न्यूट्रल हो जाएगी। कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज कब होगा? पॉजिटिव चार्ज कब होगा कोई बॉडी? जब उससे हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। जब किसी बॉडी से हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को हम निकाल लेते हैं, रिलीज़ कर लेते हैं, तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। और जब किसी बॉडी को हम इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तब वो बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाती है। किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो निगेटिवली चार्ज होगा, किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। वैसे जनरली बॉडी क्या होता है? न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने ही प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, दोनों का चार्ज बराबर होता है। इस वजह से एक बॉडी न्यूट्रल होती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम अमाउंट में होते हैं, बराबर संख्या में। अगर किसी से इलेक्ट्रॉन को निकाल लें तो उस पर प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी कहलाएगी। अगर किसी को इलेक्ट्रॉन दे दें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो वह निगेटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगी। ठीक है, चलिए, तो हमने ये देखा कि कब बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी, कब नेगेटिव चार्ज होगी। चलिए, तो और इस पर चर्चा करते हैं कि अगर किसी बॉडी को अगर हमें चार्ज करना है, ये बॉडी है, अगर इसको हमें चार्ज करना है तो 2 तरीके से। कितने तरीके से? 2 तरीके से हम चार्ज कर सकते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन के द्वारा, दूसरा प्रोटॉन के द्वारा। अगर इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे दें, तभी कौन सा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अगर इसको हम क्या दे दें? प्रोटॉन। अगर इसको प्रोटॉन दे दें तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन दे देंगे तो पॉजिटिव चार्ज। लेकिन हमें पता है प्रोटॉन निकालना या देना बहुत कठिन है। किसी बॉडी से प्रोटॉन निकालना या देना मुश्किल है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन दे करके, इलेक्ट्रॉन लेकर के बॉडी को चार्ज करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन बॉडी को दे दिया तो नेगेटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन से बॉडी निकाल दिया तो पॉजिटिव चार्ज। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए, अगर एक बॉडी है, इस बॉडी को हमें पॉजिटिव चार्ज करना है तो हमें करना होगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी को करना है तो हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा। तो कितना चार्ज हम बॉडी पे ला सकते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, इलेक्ट्रॉन के लेन देन से ही चार्ज आने वाला। इलेक्ट्रॉन निकाला तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा Q, वो होगा Ne। Q इज इक्वल टू Ne प्लस माइनस Ne। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne। अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन दे दिया तो नेगेटिव चार्ज। तो Q इज इक्वल टू Ne। जब भी चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होगा। 1 गुना, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ऐसा ही होगा। कभी भी 0.7, 0.8 गुना इस तरह के चार्जेस नहीं आ सकते किसी बॉडी पे। तो Q इज इक्वल टू Ne। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसी बॉडी का जो चार्ज होगा वो क्वांटाइज होगा, वो इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू Ne प्लस माइनस Ne, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलिए, E की बात करें। E क्या है? E कितना? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। दिस इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पर इतना ही चार्ज होता है, 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम, निगेटिवली चार्ज। ये निगेटिव चार्ज होता है। अगर प्रोटॉन पे बात करें तो प्रोटॉन पे भी इतना ही होता है, वो पॉजिटिव होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन पर इतना ही नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर इतना ही पॉजिटिव चार्ज।
तो सबसे छोटे, चलें और बात करें सबसे छोटे चार्ज की, कि सबसे छोटा चार्ज किसी बॉडी पर कितना हो सकता है, तो वही होता है ई। सबसे छोटा चार्ज हमारे लिए क्या है, ई। हालांकि क्वार्क्स की खोज हो चुकी है लेकिन हमें उस पर चर्चा नहीं करनी। सबसे छोटा चार्ज हमारे लिए बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमारा ई हमारे लिए सबसे छोटा चार्ज है, जिसकी वैल्यू है ±1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। चलिए इतनी बात क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब आगे देखते हैं। अगर मान लें Q इज इक्वल टू एनी, हम लोगों ने पढ़ा Q इज इक्वल टू एनी, चार्ज क्वांटाइज होता है, Q इज इक्वल टू एनी। अगर बात करें कि चार्ज 1 कूलम है, चार्ज कितना ले लिया, 1 कूलम चार्ज। इसमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये की वैल्यू क्या रखेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना। ठीक, n की वैल्यू कैलकुलेट करें, n की वैल्यू कैलकुलेट करें तो n इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 6.25 10⁻18। मतलब इतने इलेक्ट्रॉनों का जो चार्ज होगा, इतने इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से निकाल दिए जाएं तो उस पर 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इतने इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी को दे दें तो उस पर 1 कूलम नेगेटिव चार्ज आएगा। कितनी बात क्लियर है। तो चले कुछ पूछा जाए 1E बड़ा या 1C बड़ा, C मतलब कूलम, तो 1E बड़ा है या 1C बड़ा है, 1 कूलम ज़्यादा चार्ज है या 1E ज़्यादा चार्ज है। तो देखें, जब इतने इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से निकाले जाएंगे तब 1 कूलम चार्ज आएगा। मतलब ई क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ई क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और 1C कितना है, 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। मतलब 1 कूलम 1E से बहुत बड़ा है, बड़ा नहीं बहुत बड़ा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन 1E 1C से बहुत छोटा है। कितनी बात क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। मान ले 2 बॉडीज़ हैं, एक ये 2 बॉडीज़ हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक दूसरी भी पॉजिटिव चार्ज। एक बॉडी नेगेटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज और एक बॉडी नेगेटिव चार्ज। अब इनमें कैसे फोर्सेस लगेंगे, कैसे फोर्स लगेंगे, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन दो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर, और नेगेटिव सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। अगर सेम चार्ज होंगे तो दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अपोजिट चार्ज होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि अगर एक चार्ज बॉडी है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, और दूसरी न्यूट्रल हो, अब ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, या कुछ नहीं करेंगे। चले, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूट्रल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट्स न्यूट्रल बॉडीज, और नेगेटिव चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स न्यूट्रल बॉडी। यहाँ ध्यान देना है, ये न्यूट्रल बॉडीज़ होनी चाहिए। ये क्या है, न्यूट्रल बॉडीज़। ठीक है, यहाँ पे बॉडी होना चाहिए, पार्टिकल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बॉडी होनी चाहिए। अगर पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, अगर यहाँ पे एक न्यूट्रल पार्टिकल है, क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल, तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव पार्टिकल को ना तो अट्रैक्ट करेगा ना तो रिपेल करेगा। नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल पार्टिकल को ना तो अट्रैक्ट करेगा ना तो रिपेल करेगा। ये जो चार्ज हैं ये बॉडी भी हो सकती है, पार्टिकल भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो दूसरी न्यूट्रल की बात कर रहे हैं वो बॉडी होनी चाहिए। अगर बॉडीज़ है तो अट्रैक्ट करेंगे, चार्ज बॉडीज़ या पार्टिकल्स न्यूट्रल बॉडीज़ को अट्रैक्ट करती हैं, चार्ज बॉडीज़ या पार्टिकल्स न्यूट्रल पार्टिकल्स को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करती हैं। बात क्लियर है।
अब इसको समझे ऐसा क्यों बोला गया, ऐसा क्यों बोला गया इसको समझे। मैंने क्या कहा कि अगर बॉडीज़ है, अगर बॉडी है न्यूट्रल बॉडी, तो इसको चार्ज पार्टिकल या बॉडीज अटैक करेंगी। दूसरी तरफ हमने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, चाहे वो पार्टिकल हो या पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो, ठीक। हमने दूसरी तरफ लिया न्यूट्रल बॉडी। ये क्या न्यूट्रल बॉडी है, तो देखिए इसमें क्या होगा, न्यूट्रल बॉडी तभी होगी जब इसमें पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों सेम अमाउंट में होंगे, तभी वो न्यूट्रल है। इसमें पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों हैं, इसलिए ये बॉडी न्यूट्रल है। अब क्या हुआ कि जब हमने पॉजिटिव चार्ज रखा तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन्स को अटैक करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ जाएंगे और जो पॉजिटिव चार्ज होगा इसका वो इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, वो दूसरी तरफ चला जाएगा। दोनों बराबर अमाउंट में थे दोनों, इस घटना को हम बोलते हैं पोलराइजेशन, या क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन हो गया, ये बॉडी पोलराइज हो गई। अब इस प्लस और माइनस के बीच यहाँ पे अट्रैक्शन काम करेगा। इस प्लस माइनस के बीच क्या काम करेगा, अट्रैक्शन। इस प्लस माइनस के बीच यहाँ पे अट्रैक्शन काम करेगा। इस तरह से हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज एक न्यूट्रल बॉडी को अटैक करता है, न्यूट्रल बॉडी को अटैक करता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज रखा जाए एक न्यूट्रल बॉडी, तो न्यूट्रल बॉडी का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वही इस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट हो जाएगा और जो निगेटिव चार्ज होगा वो रिपेल हो जाएगा। अब इस माइनस और प्लस के बीच अट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक। देखिए अगर कूलम्स लॉ पढ़ लेंगे, अभी आगे चल के कूलम्स लॉ में पढ़ना है अभी, तो कूलम्स लॉ पढ़ लें तो बातें और क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि देखेंगे हाँ प्लस और माइनस के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी तो ये अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इस और प्लस प्लस के बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो ये रिपल्सन कम हो जाएगा, तो ओवरऑल अट्रैक्शन ज़्यादा इसलिए आकर्षण हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे निगेटिव और पॉजिटिव के बीच की दूरी कम है तो अट्रैक्शन हमारा यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, और जो निगेटिव के बीच का रिपल्सन होगा वो कम हो जाएगा क्योंकि दूरी बढ़ गई, तो ओवरऑल अट्रैक्शन। तो ओवरऑल न्यूट्रल बॉडीज़ को पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज या पार्टिकल्स अटैक करते हैं, ठीक। दूसरा केस हमने कहा कि अगर हमारा न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल का मतलब क्या है, एक छोटी बॉडी, बहुत छोटा सा पॉइंट है जहाँ पे चार्ज है, ठीक। इसको पॉइंट चार्ज भी बोल सकते हैं, चार्ज पार्टिकल या पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश, ठीक है। तो इस पर क्या होगा, इसको प्लस और माइनस को सेपरेट होने के लिए जगह नहीं मिलेगा। इसमें हम नहीं कह सकते कि प्लस अलग माइनस अलग, पोलराइजेशन इसमें नहीं होगा। तो दोनों केस में जो प्लस यहीं पे प्लस है यहीं पर माइनस है, तो प्लस प्लस के बीच की दूरी नहीं रहेगी जितनी प्लस और माइनस के बीच की दूरी रहेगी। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों सेम हो जाएगा, और इस केस में फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। तो नेट फोर्स जीरो हो गया, तो हम कहेंगे कि एक चार्ज बॉडी या पार्टिकल किसी न्यूट्रल पार्टिकल को अट्रैक्ट नहीं करता है। तो कौन किसको अटैक करेगा, किसको रिपेल करेगा। आई होप ये बात आपकी क्लियर आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। जो एक क्वेश्चन एग्जांपल करते हैं, आप एग्जांपल कि एक सोप बबल है, सोप बबल साबुन का बुलबुला, सोप बबल अगर इसको चार्ज किया जाए, ये क्या है, सोप बबल है, ठीक, सोप का बबल है। अगर इसको चार्ज किया गया, सोप बबल को चार्ज करें, तो हमें बताना है इसका रेडियस घटेगा बढ़ेगा या सेम रहेगा। एक सोप बबल को चार्ज किया जाए, रेडियस घटेगा बढ़ेगा या सेम रहेगा, इसके रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर समझते हैं। अगर सोप बबल को हम चार्ज करेंगे तो इसका रेडियस क्या होगा, इसका जो रेडियस होगा वो बढ़ेगा। सोप बबल को चार्ज करेंगे तो रेडियस बढ़ेगा। रीज़न क्या है, मान लो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज कुछ भी करो, अगर इसको मान लो हमने सोप बबल को पॉजिटिव चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज किया इसको, तो जैसे इसको हम पॉजिटिव चार्ज करेंगे हमें पता है कि पूरा सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और पॉजिटिव दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, पॉजिटिव दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये रिपल्सन की वजह से ये क्या होगा, एक्सपैंड कर जाएगा, इस बबल बड़ा हो जाएगा और इसकी रेडियस बढ़ जाएगी। तो जब किसी बबल को चार्ज करेंगे, सोप बबल को हमने चार्ज किया, तो इसकी रेडियस क्या होगी, बढ़ जाएगी, इसकी रेडियस बढ़ेगी, ठीक है। पढ़ा, अब तक हमने पढ़ा कि चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, एक न्यूट्रल बॉडी के अंदर भी चार्ज होती है, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों सेम अमाउंट में होते हैं, इसलिए बॉडी न्यूट्रल हो जाता है।
और हमने पढ़ा कि पॉजिटिव के बीच रिपल्सन होता है, नेगेटिव के बीच रिपल्सन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन होता है। फिर हमने पढ़ा कि चार्ज बॉडीज़ होंगी या चार्ज पार्टिकल्स होंगे, वे न्यूट्रल बॉडीज़ को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, न्यूट्रल बॉडीज़ को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। और न्यूट्रल पार्टिकल्स को अट्रैक्ट या रिपेल दोनों नहीं करते, चाहे चार्ज बॉडी हो या चार्ज पार्टिकल हो, न्यूट्रल पार्टिकल को ना तो अट्रैक्ट करते हैं ना तो रिपेल करते हैं। ठीक है, इतनी बातें हमने पढ़ी। चलिए, हमने चार्ज का यूनिट पता हो गया, चार्ज का यूनिट कूलम है, चार्ज का यूनिट कूलम है। और सबसे छोटा चार्ज अगर पूछा जाए क्या है तो ई, सबसे छोटा चार्ज हमारा ई है, जिसकी वैल्यू है 1.6 10 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, सबसे छोटा चार्ज हमारा है। ठीक, तो हमने पढ़ा चार्ज क्वांटाइज होता है Q = NE। चलिए अब आगे कुछ चर्चा करते हैं इस पर। तो हमें थोड़ा सा डायमेंशनल फार्मूला की बात करनी है, डायमेंशंस ऑफ चार्ज। अगर चार्ज के डायमेंशन की बात करें तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है 10th क्लास में, I = Q/T, I = Q/T। ये इलेक्ट्रिक करंट का इक्वेशन I = Q/T। चलिए यहाँ से देखिए Q = क्या होगा, IT, Q = IT। करंट I क्या है, करंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, सॉरी ये AT है, IT। तो I का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, एम्पियर है, ये लिखते हैं ना। तो A और टाइम का क्या लिखेंगे, T। तो जो डायमेंशनल फार्मूला होगा चार्ज का वो क्या होगा, AT। चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, AT। यूनिट क्या होगी, कूलम, यूनिट कूलम, डायमेंशनल फार्मूला AT। क्लियर इतना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कूलम्स लॉ, किसकी बात करते हैं, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या है, कूलम्स लॉ। अगर मान लें हम टू चार्ज पार्टिकल्स हमारे हैं, एक चार्ज हमारा पार्टिकल है Q1, दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस है R, दोनों के बीच की डिस्टेंस R। ठीक, टू चार्ज पार्टिकल्स Q1 Q2 अगर R डिस्टेंस पर रख दिए जाएं तो ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा, Q2 Q1 पे फोर्स लगेगा। इसमें दोनों चार्जेस पे फोर्स लगेगा, Q1 पे भी फोर्स लगेगा, Q2 पर भी फोर्स लगेगा, Q1 पर भी फोर्स लगेगा, Q2 पर भी फोर्स लगेगा। तो दोनों पर चार्ज इक्वल अमाउंट में लगता है, दोनों पर चार्ज बराबर अमाउंट में लगेगा, बराबर मात्रा में लगेगा और अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। दोनों पर जो चार्ज लगेगा वो सेम अमाउंट में लगेगा और अपोजिट लगेगा। ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो Q2 पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, Q1 पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, हाँ कि ना। चलें, Q2 पर फोर्स इधर लगेगा, Q1 पर फोर्स इधर लगेगा। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं या फिर दोनों नेगेटिव हैं तब भी यही कहानी होगी। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, मान लें Q1 पॉजिटिव और Q2 नेगेटिव, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। Q1 पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, Q2 पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ भी देख रहे हैं दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो दोनों चार्ज सेम हों या सेम मतलब दोनों सेम नेचर के हों, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव हों, तो तब भी, और डिफरेंट नेचर के होंगे तब भी जो फोर्स होगा वह एक दूसरे के अपोजिट होगा। ठीक है, तो दोनों पर फोर्स लगेगा, सेम लगेगा और अपोजिट लगेगा। ये बताया कूलम ने। कितना लगेगा फोर्स, वो कूलम ने हमें बताया। कितना, कि जो फोर्स लगेगा वो F होगा के, यहाँ पे स्मॉल के है, स्मॉल के कांस्टेंट है Q1 Q2 अपॉन R², Q1 Q2 अपॉन R²। यानी जो फोर्स लगेगा दोनों चार्जेस पर वह दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, F = K Q1 Q2/R², जहाँ K क्या है, एक कांस्टेंट है, K क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, इस कांस्टेंट के बारे में और भी बातें की गई
क्या बताया कूलम ने कि जो कांस्टेंट है स्मॉल के इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कब रखेंगे? फॉर वैक्यूम। ये किसके लिए है? फॉर वैक्यूम। जिसको फ्री स्पेस भी बोलते हैं। वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए के इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाए, कोई यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाए, तब जो के की वैल्यू होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। यहाँ पर देखें ये स्मॉल के है और ये कैपिटल के है, दोनों के में डिफरेंस है, ये कैपिटल है और ये स्मॉल है। इस कैपिटल को क्या के को क्या बोलेंगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के को क्या बोलेंगे? कैपिटल के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहा हमने? दो चार्जेस Q1 Q2 आर डिस्टेंस पर रखे हों, अगर वो फ्री स्पेस में हैं तो दोनों चार्जेस पर लगने वाला फोर्स F इज इक्वल टू होगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ के होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखे हों जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के है, तो इसका जो कांस्टेंट के था स्मॉल के, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ठीक, तो ये हमारा दोनों चार्ज पे लगने वाला फोर्सेस है। दोनों चार्ज पर फोर्स सेम अमाउंट में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, थोड़ी सी और इस पे बेसिक चर्चा करते हैं आगे। टू चार्जेस Q1 and Q2 डिस्टेंस R। टू चार्जेस Q1 and Q2 डिस्टेंस क्या मान लिया? सपोज कर लिया R। ठीक है, चले अब हमें पता है कि इन दोनों चार्जेस पे जो फोर्स लगेगा वो सेम लगेगा और सेम लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, चाहे दोनों चार्ज का नेचर कुछ भी हो। ठीक, चलिए फिलहाल हम इसको सेम चार्ज मान के चल रहे हैं, Q1 Q2 सेम चार्जेस। तो इस चार्ज Q2 Q1 पर फोर्स अप्लाई करेगा, चार्ज Q2 Q1 पर फोर्स अप्लाई करेगा, रिपल्सन का, ये इसको रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में Q1 चलेगा। इस फोर्स को लिख देते हैं F12 यानी फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। Q2 ने Q1 पर चार्ज अप्लाई फोर्स लगाया, F12 से डिनोट किया गया। इसको वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। Q1 Q2 को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? F21। इस फोर्स को लिखा गया F21, फोर्स ऑन 2 अप्लाइड बाई 1। ठीक, F21। कूलम के अकॉर्डिंग इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर देखें, F12 का मैग्नीट्यूड या F21 का मैग्नीट्यूड दोनों सेम होगा। कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये मान रहे हैं वैक्यूम में रखा हुआ है, दोनों चार्जेस का रखे हुए वैक्यूम में, फ्री स्पेस में, तो ये हमारा दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एप्सिलॉन नॉट हमने यूज़ किया, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ तो एप्सिलॉन नॉट क्या है?
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक, अब एप्सिलॉन, अगर एप्सिलॉन लिख लेते हैं तो इसको बोलेंगे क्या, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, ये किसी मीडियम के लिए है। और एप्सिलॉन नॉट किसके लिए यूज़ करना, फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए। चलिए, अगर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दिया जाए तो इसको बोलते हैं एप्सिलॉन आर, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम, रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम। इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इसको एक और नाम दे सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल की, क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल की। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि एप्सिलॉन किसी मीडियम का परमिटिविटी अगर चाहिए तो हम क्या बोल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू के, एप्सिलॉन नॉट इंटू के। यानी किसी मीडियम के परमिटिविटी अगर फाइंड करनी है तो वैक्यूम की परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें उस मीडियम की परमिटिविटी मिल जाएगी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में किसी मीडियम के उसके वैक्यूम की परमिटिविटी से मल्टीप्लाई कर देना, ई एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ठीक है, चलें अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स आया वो हम लोगों ने कहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कहा जाए कि अगर वैक्यूम में दो चार्ज रखे गए तो ये हमारा फार्मूला हो गया। लेकिन ये कहा जाए कि चार्ज किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो ये फोर्स कितना हो जाना चाहिए, तो वहाँ पे हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू के। क्योंकि देखिए जब वैक्यूम में रखा था तो हम वैक्यूम की परमिटिविटी रख रहे थे, किसी मीडियम में रखा गया तो मीडियम की परमिटिविटी रखेंगे। और अभी हमने ऊपर कहा कि किसी मीडियम की परमिटिविटी अगर चाहिए तो एप्सिलॉन नॉट इंटू के कर सकते हैं। तो अगर किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वाले मीडियम में दोनों चार्जेस को रखा जाए तो जो फोर्स F होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये हो गया कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग। बेसिकली इतना ही हम जानते हैं कूलम्स लॉ के बारे में। ठीक, इतना ही लो हम अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में जानने की कोशिश करें। जैसे कि चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो दो तरीके से हम लोग बता सकते हैं। कैसे कैसे, चार्ज Q1 और चार्ज Q2, चार्ज Q1 और चार्ज Q2 किसी मीडियम में रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K के मीडियम में दो चार्जेस Q1 Q2 को रख दिया गया r डिस्टेंस पर। अब ये कहा जाए कि Q1 पर कितना फोर्स लग रहा है, Q2 पर कितना फोर्स लग रहा है। Q1 पर टोटल कितना फोर्स है तो F, Q2 पर कितना फोर्स है उतना ही जितना Q1 पर था F, दोनों पर फोर्स F। तो उसका अगर मैग्नीट्यूड पूछा तो क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, Q1 पर कितना फोर्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q2 पर कितना फोर्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दोनों पर सेम फोर्स लगेगा। लेकिन अगर ये पूछा कि Q1 पर कितना फोर्स Q2 ने कितना अप्लाई किया, Q1 पर Q2 ने कितना फोर्स अप्लाई किया, या Q2 पर Q1 ने कितना फोर्स अप्लाई किया, तब होगा फोर्स का मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान से समझना, ध्यान से। अगर पूछा जाए Q1 पर कितना फोर्स लगा या Q2 पर कितना फोर्स लगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर पूछा गया Q1 पर Q2 ने कितना चार्ज लगाया या Q2 पर Q1 ने कितना फोर्स लगाया या Q2 पर Q1 ने कितना फोर्स लगाया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन K नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर K नहीं रहेगा, यहाँ पर K नहीं रहेगा, यहाँ पर K रहेगा। बात समझ में आ गई। अगर पूछा एक चार्ज ने दूसरे चार्ज पर कितना फोर्स लगाया तब K हटा देना है, और एक चार्ज पर कितना फोर्स, दूसरे चार्ज पर कितना फोर्स, तब K लगाना है। क्लियर है।
थोड़ा सा इसको और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, देखें, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा तो उस पर चार्ज आ जाएगा, वो उसमें इंड्यूस चार्ज आ जाएगा। अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो उसमें इंड्यूस्ड चार्ज आ जाएगा। अब इस Q1 अगर मान लें चार्ज Q1 और Q2 रखा गया तो Q1 पर अगर टोटल फोर्स की बात करें, Q1 पर टोटल फोर्स की बात करें तो Q1 पर टोटल फोर्स दो वजह से आएगा। एक तो Q2 की वजह से आएगा, Q2 की वजह से, और दूसरा जो इंड्यूस चार्ज होगा उसकी वजह से आएगा। जो इंड्यूस चार्ज होगा उसकी वजह से भी आएगा। तो Q2 की वजह से और इंड्यूस चार्ज की वजह से, दोनों की वजह से फोर्स आएगा। टोटल कर लेंगे तो उतना ही आएगा, कितना, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। लेकिन अगर पूछा जाए Q2 ने कितना फोर्स लगाया तो वह डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा, होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाई R²। तो मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर कोई चार्ज रखा जाए तो किसी एक चार्ज पर दो तरह से फोर्स उत्पन्न होते हैं। एक तो जो दूसरा वाला चार्ज होगा वो फोर्स लगाएगा, और दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इंड्यूस चार्ज आ जाएगा, उसकी वजह से भी इस पर फोर्स आएगा। दोनों का टोटल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R² के बराबर होता है। इसलिए जब हम दो चार्जों के बीच कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो हमें ध्यान देना है कि कौन सा फोर्स पूछ रहा है, एक चार्ज पर टोटल फोर्स या दूसरे चार्ज द्वारा लगा हुआ फोर्स पूछ रहा है। अगर दूसरे द्वारा लगा हुआ फोर्स होगा तो उसमें के नहीं लगाएंगे, और किसी एक चार्ज पर फोर्स पूछेगा तो हम के लगा देंगे। चलिए, आई होप कि आपको कूलम्स लॉ थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। चलिए और इसमें बात करते हैं, चर्चा करते हैं हम लोग वेक्टर फॉर्म में। हमें पता है फोर्स वेक्टर है, तो कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। चार्ज Q1, चार्ज Q2, डिस्टेंस कितने पर रखा गया, R डिस्टेंस पर। Q1 Q2 चार्जेस को R डिस्टेंस पर रख दिया गया। ठीक है, चले, इस पर जो फोर्स लगा F12, फोर्स ऑन 1 अप्लाइड बाई 2, फोर्स 1 2, इस पर जो फोर्स लगा उसको मान लिया F2। ठीक, चले, F12 को लिखें अगर वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। हम मान रहे हैं कि दो चार्जेस वैक्यूम में रखे हुए हैं, तो F12 यानी Q1 चार्ज पर फोर्स जो Q2 ने लगाया है, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। ये पता है, ये मैग्नीट्यूड है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है। हमें वेक्टर चाहिए तो हमने पढ़ा है मैग्नीट्यूड में अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें यूनिट वेक्टर चाहिए F12 के डायरेक्शन में, तो उसको हमने लिख दिया R12 कैप। R12 कैप से मल्टीप्लाई कर दो, वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। बात क्लियर है। चले, ऐसे F21 का करना होगा तो क्या लिखेंगे, उसमें R21 कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, R21 कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलें, हमें पता है यूनिट वेक्टर, अगर यूनिट वेक्टर चाहिए R12 कैप इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर R12 में डिवाइड करना पड़ेगा R12 वेक्टर के मॉड से, ठीक, मैग्नीट्यूड से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं R12 कैप की जगह पे क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R12 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R12। तो ये F12 का जो फार्मूला होगा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, देखें जब ये रखेंगे तो मॉड ऑफ R12 किस के बराबर आएगा, R के बराबर दोनों की डिस्टेंस जो होगी, चाहे वेक्टर R12 का मॉड हो या वेक्टर R21 का मॉड हो, दोनों R के बराबर होगा, तो हो जाएगा R³ R12 वेक्टर। ऐसे F21 का लिखते तो क्या हो जाता है यहाँ पर R21 वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक, इस तरह से हम वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए और बातें करते हैं। हमें देखा कि F12 और F21 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, और दूसरी चीज़ लाइन ऑफ एक्शन,
लाइन ऑफ एक्शन सेम है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन सेम ही है, दोनों को मिलाने वाली, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग ही ये फोर्स काम करेंगे, तो लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया। इसलिए हम इसको कपल फोर्स नहीं बोल सकते, यानी फोर्स कपल बल युग्म नहीं बोल सकते, इसको क्या बोलते हैं, एक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर, इसको क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर, इनको क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर बोला जाता है। चलिए कुछ पॉइंट्स आगे हम और कंसिडर करते हैं। जैसे जो हमने कहा कि जो कांस्टेंट आया था कूलम्स लॉ में k इज इक्वल टू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेट 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये अप्रॉक्सीमेट इतना होता है। एग्जैक्ट वैल्यू है 8.98755 10⁹ जिसको हम 9 × 10⁹ याद रखते हैं, ठीक है। तो अगर हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहें तो वो कितना होगा, 1/4 पाई 9 × 10⁹, ठीक, 1/4 पाई 9 × 10⁹। इसको अगर सॉल्व करें आप तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेट नहीं, लगभग क्लियर ये आएगा 8.85 419 समथिंग होता है, हम इसको याद रखेंगे 8.85 10⁻⁻12 यूनिट होगी इसकी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कुछ लोग ये कंफ्यूज होंगे कि यूनिट कहाँ से लिखा जा रहा, तो यूनिट देखें कहीं से नहीं, कूलम्स लॉ से यूनिट बनाई जा रही है। F इज इक्वल टू क्या है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमें K की यूनिट चाहिए, यूनिट ऑफ K, तो क्या करेंगे, K इज इक्वल टू F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। चार्ज यूनिट पुट करें तो फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, चार्ज का कूलम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये यूनिट हो जाएगी के की। चलिए अब अगर एप्सिलॉन नॉट की यूनिट चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज़ करेंगे, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या हो जाएगी, 1/4 पाई की यूनिट, 1/4 पाई इंटू के। चले के की यूनिट रखेंगे, 1/4 पाई का कोई यूनिट नहीं होगा, के की यूनिट रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, सब अपोजिट हो जाएगा, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट आ जाएगी। चलिए अब कुछ और बातें करें कूलम्स लॉ के बारे में। पहली बात कि कूलम्स लॉ किस बॉडी के लिए अप्लाई करना है, पॉइंट चार्ज के लिए। कूलम्स लॉ किसके लिए अप्लाई करना है, पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाई करना है, पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाई करना है। क्या किसी चार्ज बॉडी के लिए कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन कब करना है, जब साइज़, अगर बॉडी के लिए अप्लाई करना है तो जो साइज होगा वो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होगा, दोनों बॉडीज़ के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो उनके साइज़ से बहुत कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होगी, तब वहाँ पे हम कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो कूलम्स लॉ अप्लाई होता है पॉइंट चार्ज के लिए, चार्ज बॉडी के लिए तब अप्लाई कर सकते हैं जब बॉडी की साइज़ दोनों चार्जेस के बॉडी के डिस्टेंस से बहुत बहुत छोटा हो, ठीक। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कूलम्स लॉ। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे इस पर।